जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम शुरुआत करते हैं आज। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है आज का ये संपूर्ण खोटा संग्रह में आज हम लोग जो जिस संग्रह के बारे में बात करेंगे वो हम लोग क्या कि कविता संग्रह है ना। कविता संग्रह को एक एक करके हम लोग जो वो पढ़ने वाले हैं। बाद में आपको जो वो एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें से कंप्लीट आपके जो भी पद्य खंड के 4 खंड आपको पढ़ने हैं, है ना। 4 सेक्शन आपको पढ़ना है। आइए हम आपको विषय सूची दिखा देते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे आँखी गीत, उसके बाद फिर एक मौनी फूल, फिर खोटा काठे पैदे खंडी, उसके बाद दामोदरी कुराएं। एक एक करके हम चारों वीडियो को कवर कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद एक हम ऐसा वीडियो आपको देंगे जहाँ से कंप्लीट ये चारों सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में, मैराथन वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग जो वो आँखी गीत के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। बता दें कि ये एक ऐसा सेक्शन होगा कि अगर आप इन 100 प्रश्नों को अच्छे से अगर आपने देख लिया और चीज़ों को अगर याद कर लिया तो बता दें कि लगभग अगर आँखी गीत से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लगभग प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है कि एक आध प्रश्न ऐसा होता है जो कि इधर उधर चला जाए तो नहीं कहा जा सकता है, नहीं तो लगभग प्रश्न आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो वो पहले नंबर पे आँखी गीत के सेक्शन को हम लोग जो वो आज देखने वाले हैं। सबसे पहले आँखी गीत की शुरुआत करें, इस कविता संग्रह की शुरुआत करें तो इसके पूर्व में कुछ चीज़ें आपको हम बता देना चाहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए आँखी गीत की तो यह एक कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है, यानी कई सारी कविताओं का ये संग्रह है। और साथ ही साथ इसमें कुछ 11 छनिकाएँ हैं। अब सवाल कई बार उठता है कि आखिर में ये छनिकाएँ होता क्या है। हम बार बार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये छनिकाएँ होती क्या है। तो बता दें कि कोई भी कविता अगर कम शब्दों में या छोटे कविताओं को जो है वो छनिकाओं के अंतर्गत रखता है, जो कि बहुत कम शब्दों में वो कविता जो वो पूरा हो जाता है ना, तो उसको जो है वो छनिका के अंतर्गत रखा जाता है। छनिकाएँ उसकी बोल सकते हैं। 11 छनिकाएँ हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। और 71 कविता, तो 71 कविता आज हम लोग देखने वाले हैं। ये 11 छनिकाएँ जो है इसका जो वो हम जल्द ही आपको एक वीडियो दे देंगे। इसके स्पेशली हम इसको 11 छनिकाओं को एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, उसमें से हम लोग सारा जो वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, तो यह कविता संग्रह जो वो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। श्रीनिवास पानुरी इसके जो वो कौन है? तो कवि हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो कविता होते हैं उसके लेखक को कवि कहा जाता है, जबकि अन्य जो गद्य रचनाएं हैं उसके लेखक, उन्हें जो वो लेखक कहा जाता है ना, लेखक कहा जाता है। कहानी वगैरह जो होता है लिखने वाले, उसको हम लेखक कहते हैं। आँखी गीत के प्रकाशन की बात किया जाए तो 2011 में इसका जो प्रकाशन हुआ था। 2011 में श्री नारायण महतो जो वो इसके प्रकाशक के रूप में जाने जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसके जो वो भूमिका भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, नारायण महतो के द्वारा ही। इनकी अधिकांश जो आपको कविता शैली मिलेगा ना वो छायावादी, अधिकांश जो कविता शैली वो छायावादी किस्म के मिलेंगे। हालांकि कुछ यथार्थवादी शैली के भी मिलते हैं। तो आगे हम प्रश्नों में हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात किया गया है कि संग्रह की पहली कविता और अंतिम कविता। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, तो वो सारे सवालों को हमने सवालों के माध्यम से हमने इसमें से शामिल किया है। काव्य की बात किया जाए तो ज़्यादातर जो वो इसमें मुक्तक या तो फिर फुटकर काव्य के रूप में देखने को मिलता है। इस पूरे संग्रह की विषय वस्तु क्या है? तो समाज की पीड़ा, निजी अनुभूति और वैयक्तिक पीड़ा, जीवन दर्शन, सामाजिक कुरीति, विषमता, सामाजिक विषमता, छल छद्म, नैतिक पतन, नारी की दुर्दशा, मातृभाषा प्रेम आदि विषयों पर जो वो कह सकते हैं कि उसी के इर्द गिर्द जो वो इन सारी कविताओं को रचा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया। अब हम बात करें श्रीनिवास पांडे जी का, तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को कल्याणपुर बरवा अड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सालिग्राम पानुरी और माता का नाम दुखनी देवी। अब सवाल कई लोगों का होगा कि श्रीनिवास पांडे का तो निधन 1986 में हो गया, तो है क्यों बोल रहे हैं? तो बता दें कि एक साहित्यकार कभी नहीं मरता है। अगर आपको लगता है कि साहित्यकार, तो साहित्यकार का आज भी जो वो उनकी रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे तो आज भी लगेगा कि जैसे पांडुरी जी आज भी हम लोगों के बीच में हैं। ठीक है, तो एक साहित्यकार कभी जो वो विलुप्त नहीं होता, हमेशा वो जो वो जीवित रहते हैं। अगर बात करें इनके उपनामों की, तो कई उपनाम से पांडे जी को बोला जाता है, जैसे चिनिवास, खोठक पुरोधा, नागार्जुन, खोठा के भीष्म पितामह आदि के कई नामों से, खोठा के वाल्मीकि आदि कई नामों से जाने जाते हैं ये। श्रीनिवास पांडे का निधन जो वो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को
होता है ना, 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को, जो कि एक कह सकते हैं कि खोटा के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति मानी जाती है। क्लियर हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों की ओर और एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखने की शुरुआत करते हैं। बता दें कि इसके अलावे पांडु जी की कई सारी रचनाएं हैं। बाल किरण, मधुपदेशें, रामकथामृत, मेघदूत, चाबी काठी, उद्वासल कर्ण, दिव्य ज्योति, अग्नि परीक्षा, समाधान, रक्ते मिंजल पंखा, माला फूल जैसे कई रचनाएं हैं, है ना। सब रचनाएं तो अभी हम बोल नहीं सकते, तो बहुत सारी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। आइए पहला सवाल, और एक एक करके सवाल के माध्यम से इस सभी सवालों का आपको जवाब जो है यहाँ से मिल जाएगा। आँखी गीत कैसन किताब लगे, तो यह एक कविता संग्रह है। क्या है, यह एक कविता संग्रह है। अगला सवाल है कि आँखी गीत काव्य के कौन रूप है। आँखी गीत जो है वो काव्य के कौन सा रूप है, तो यह जो वो मुक्तक या तो फिर फुटकर काव्य है। मुक्तक या तो फिर फुटकर काव्य है। इसका आंसर बी हो जाएगा सही। आँखी गीत किताब एक भूमिका के लिखल है, तो आँखी गीत की भूमिका, किताब की भूमिका के बारे में अगर बात किया जाए तो श्री नारायण महतो के द्वारा जो वो इस किताब की भूमिका लिखी गई है। आँखी गीत कविता संग्रह के प्रकाशन कौन साल भेल है, तो एक सही आंसर बजते 2011। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आँखी गीत कविताएं कौन बेसी शैली में लिखल गेल है, तो ज़्यादातर कविता जो वो छायावादी शैली में लिखल गेल है। आँखी गीत कविता संग्रह पहिल कविता कौन है, तो आज हमर गीते के देश हैं जो वो इस शैली की पहली कविता जो वो इस किताब की मानी जाती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। आँखी गीत कविता संग्रह आखिरी कविता कौन है, तो बता दें कि आखिरी कविता इसका जो है वो कौन सा है, तो डी हो जाएगा, यानी विधवा। विधवा जो वो इस कहानी संग्रह की अंतिम कविता है, जबकि आज हमर गीते के देश हैं ये जो है वो इस कविता संग्रह की पहली कविता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एकर में कौन आँखी गीत कविता संग्रह कविता नाय लागे। आपको बताना कि एकर में कौन आँखी गीत कविता के संग्रह कविता नाय लागे, तो बता दें कि आज हमर गीते के देश हैं हमर हाथे माला और एखनू पूर्वेक गाले लाली। ये तीनों कविता तो जो वो आँखी गीत कविता संग्रह की है, जबकि प्रार्थना की अगर बात किया जाए तो प्रार्थना जो है ये एक मौनी फूल किताब एक कविता संग्रह से लिया गया है। एक मौनी फूल की अगर बात किया जाए तो ये संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया, ये संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है एक मौनी फूल, जिसमें से कुल 31 कविताओं का ये संकलन है। क्लियर हो गया। जिसका प्रकाशन की अगर बात करें तो 1986, 1988 और 2003 में ये 3 प्रकाशन उसका जो हुआ है, और उसमें से कुल 31 कविताएं शामिल है। और बता दें कि आज हम इसके अलावे आँखी गीत के अलावे जितनी भी कविताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे वो सभी कविताएं जो वो एक मौनी फूल के ही होंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। एकर में कौन आँखी गीत कविता संग्रह कविता नाय लागे, यानी आपको बताना है कि कौन सा आँखी गीत कविता संग्रह की कविता नहीं है, यानी आँखी गीत किताब से नहीं लिया गया है। तो घूर घूर ककरा देखे आँख, मीठा फागुन हावक वासे और रूपेक आगी जरल प्राण, ये तीनों कविता तो आँखी गीत कविता पुस्तक से लिया गया है। जबकि हर हरि मिलन, यहाँ पे हरि नहीं है हर होता है ना, हर हरि मिलन। ठीक है, यहाँ पे 2 बात किया गया है, एक हर है और एक हरि है, यानी एक विष्णु है। यहाँ पे इन दोनों के बारे में यहाँ पे जो मिलन की बात की गई है इस कविता के माध्यम से। तो जब हम लोग जो वो एक मौनी फूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो बता दें कि हर हरि मिलन ये भी जो वो एक मौनी फूल कविता संग्रह से है, बाकी ऊपर के 3 कविताएं आँखी गीत से लिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या आखिर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे क्या? आपने तो कविता अंदर में घुस करके नहीं बताया, तो यकीन मानिए 71 कविता है, और 71 कविता को अगर आप अंदर घुसना शुरू कर दिए तो यकीन मानिए कि 1 साल का सिलेबस केवल यही है। तो अगर पूरी कविताओं को पढ़िए, एक एक कविता को पढ़ेंगे तो लगभग एक कविता पढ़ेंगे तो एक दिन में आप एक कविता कंप्लीट कर पाएंगे। फिर उसके सारे एक आंसर को क्लियर कीजिएगा तो 1 दिन लग जाएगा 1-2 कविता पढ़ने में। तो उस तरह से देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 महीने आपके चले जाएंगे ये 71 कविता पढ़ने में। तो आपको अंदर के प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, इतना आप मान के चलिए। आप यकीन रखिए आपके प्रश्न जो होंगे वो ऊपर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर आपका कंप्लीट है तो इसके अलावे आप अतिरिक्त समय इन चीज़ों पे दे सकते हैं, अन्यथा ये इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। इतना हम बता रहे हैं आपको। अगला सवाल है कि कौन कविता आँखी गीत किताबें नाय छपल है। कौन कविता आँखी गीत किताबें नाय छपल है? तोर याद मात्रें, सखी आज तोर आसें और हम सुनल ही शून्य डाक। ये तीनों कविता आँखी गीत से लिया गया है, जबकि धधायल मूसा ये एक मौनी फूल की कविता है।
एक मौनी फूल जो किताब है उसी से लिया गया एक कविता है। तो डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। कौन कविता आंखें गीत में नाय है? तो आंखें गीत कविता में करिया काजरे घर से ये है, आज हमर बिना तारे ये भी है, और है जखन हमरा सिद्धि मिलल। ये तीनों कविता तो आंखें गीत से लिया गया है, जबकि चंद्रपूरा दर्शन ये जो है वो एक मौनी फूल के ये चर्चित कविता संग्रह में से माना जाता है, कविता में माना जाता है चंद्रपूरा दर्शन। जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये अच्छा जो है वो कविता है ना, इसके बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। अगला सवाल है कि कौन कविता आंखें गीत में नाय है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कविता जो वो आंखें गीत से नहीं लिया गया है। बाजे ककर नूपुर ध्वनि, हम देखल ही सत्य के, और भाभला गाछे आम फरल। तो यहाँ भाभला का अर्थ क्या होता है? भाभला का अर्थ होता है बबूल, है ना, भाभला का अर्थ होता है बबूल। तो भाभला गाछे आम फरल ये तीनों जो वो कविता जो वो आंखी गीत से लिया गया। जबकि बैंगन पोड़ा की बात किया जाए तो बैंगन पोड़ा एक मौनी फूल से लिया गया कविता है, जिसको संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि कौन कविता आंखी गीत में नाय आयल है? इनमें से कौन सी कविता जो वो आंखी गीत में नाय आयल है? तो आज खोटा प्राण प्रतिष्ठा ये काफ़ी अच्छा कविता है। यहाँ से प्रश्न जो वो आपके पूछे जाएंगे, है ना, एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। हम देखले ही सब साला के, यहाँ पे साला वो गाली वाला साला नहीं है, यहाँ पे जैसे बोलते हैं पाठशाला, है ना, नृत्यशाला, तो वो सभी यहाँ पे यानी घर के बारे में बात कर रहा है। नृत्यशाला यानी नृत्य के लिए जो घर जो प्रयोग होता है, आवास होता है। पाठशाला यानी जो पढ़ने का आवास होता है उसको पाठशाला कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। क्लियर हो गया? आज हमर मने जागे ये तीनों कविता जो वो आंखें गीत से लिया गया है, जबकि ऑप्शन डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। यानी हमें तोहर से नाय किछु मांगबो ये कविता जो वो आंखें गीत नहीं एक मौनी फूल से लिया गया है। आंखें गीत से नहीं, यह किससे लिया गया? तो एक मौनी फूल किताब से लिया गया कविता है, हमें तोहर से नाय किछु मांगबो। जबकि आज खोठक प्राण प्रतिष्ठा, हम देखल ही सब साला के, और आज हमर मने जागल ये सभी जो वो आंखी गीत से लिया गया कविता है। कौन कविता आंखी गीत में नाय आयल है? तो कौन सुंदरे पूजे तो ये भी है, बहुत दिने के बाद भेल, और गीते गीते गीत जागल ये तीनों कविता आंखी गीत से लिया गया है। जबकि ईटा हकै कहाँ का न्याय यह जो वो एक मौनी फूल से लिया गया कविता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन कविता आंखी गीत कविता संग्रह एक नाय लागे? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कविता जो वो आंखी गीत संग्रह कविता संग्रह से संबंधित नहीं है। तो राखिया भाई मुहेक पानी, मरुक देसे मनेक पाखी, और सुन ककर कंठेक गान ये तीनों कविता जो वो आंखी गीत से लिया गया है। जबकि नीत गजगज काहे करे मोके, नीत गजगज काहे करे मोके यह कविता जो लिया गया है वो एक मौनी फूल पुस्तक से जो वो शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपका, एकर में कौन कविता आंखी गीत में नाय है? एकर में कौन सा कविता जो वो आंखी गीत में नाय है? एके तो करेला, सखी तोर रूपेक सोर, और काने फूल ये तीनों कविता आंखी गीत से लिया गया। जबकि ऑप्शन डी जो है गधा के बाप कहे हतो यह कविता जो वो आपका एक मौनी फूल से लिया गया है। तो बता दें कि यहाँ पे आपको आंखी गीत के साथ साथ आपके आंखी गीत के साथ साथ एक मौनी फूल के जो कविता है उनके बारे में भी हम लोग जो वो यहाँ पे याद कर लेंगे, है ना। एक मौनी फूल के भी जितने कविता हैं उन कविताओं को भी हम लोग जो वो देख ले रहे हैं, है ना। लगभग देखिए तो सीक्वेंस से हम सारे कविताओं को रखे हैं, एक एक करके लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे सारी कविताओं को शामिल इसमें से किए हुए हैं। पहला से हमने शुरू किया है प्रार्थना से और अंत तक हम लोग जाएंगे, जितना तक ये जब तक जो वो आंखी गीत का कविता खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग जो वो लाइन बाय लाइन जो वो एक मौनी फूल का कविता लास्ट में लिए हुए हैं। इसीलिए हम लोग सब एक जगह कविता हम लोगों ने एक जगह कविता रखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि एकर में कौन कविता आंखी गीत में नाय है? एकर में कौन कविता आंखी गीत में नाय है? तो कांखे पानी, बाहरे रौद, और तोर ऐसन धन के ये तीनों कविता जो वो आंखी गीत का ही है। जबकि चमचा जो कविता है यह एक मौनी फूल से लिया गया कविता है। क्लियर हो गया? चमचा या तो फिर कई जगह पे चामचा भी लिखल रहता है ना, तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकर में कौन कविता आंखी गीत में नाय है? तो चमकल ककर गालेक लाली, आज हमर मने परल, और खोठा हाय खोठा ये तीनों कविता जो वो एक आंखी गीत से लिया गया है। जबकि पढ़वैया छुआ सब के ये जो वो एक मौनी फूल से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पढ़वैया छुआ सब के यह आंखी गीत से नहीं एक मौनी फूल से लिया गया कविता है। क्लियर हो गया? जबकि चमकल ककर गालेक लाली
आज हमर मने परल और खोठा हाय खोठा, ये तीनों कविता जो वो आँखी गीत किताब से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है? एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है? जागा जागा, एखनू हमर काने नुपुर और ई दुनिया के विचित्र खेल, ये तीनों कविता जो वो आँखी गीत से लिया गया है। जबकि हामनिक परिपाटी यह एक मौनीफूल कविता से लिया गया है ना, यह एक मौनीफूल कविता संग्रह से लिया गया है हामनिक परिपाटी। तो ऑप्शन डी जो वो गलत है, बाकी के ऊपर के 3 ऑप्शन जो वो आँखी गीत के संबंधित कविता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जागा जागा, एखनू हमर काने नुपुर और ई दुनिया के विचित्र खेल, ये तीनों कविता जो वो आँखी गीत से ही लिया गया कविता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है? तो ई जगतें तोर ठोर नाय, आजो तोर दर्शन खातिर और ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई। तो ये तीनों कविता जो है वो आँखी गीत कविता संग्रह से लिया गया है। ये कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, यहाँ से भी प्रश्न जो वो आपके बनने के चांसेस हैं। क्लियर हो गया? जबकि दलाल कविता जो है ये किससे लिया गया? तो ये एक मौनी फूल से शामिल कविता है। क्लियर हो गया? तो दलाल कविता जो वो एक मौनी फूल कविता संग्रह से ली गई कविता है, जिसको संतोष कुमार महतो ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है? तो आज आपन के सभ्य कहे है मानुष, सभ्य कही कि असभ्य तोरा और जय जय जय। सिर्फ आप आँखी गीत के कविता को सिर्फ याद रख लीजिए, सिर्फ आप आँखी गीत की कविता को आप याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। सिर्फ आप कविताओं को याद कर लीजिए, यही बहुत है। आप एग्जाम में देखेगा कि सिंपल ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी कविता जो वो आँखी गीत से लिया गया है, इनमें से कौन सी कविता एक मौनी फूल का है, इनमें से कौन सी कविता खोठा काठे पैदे खंडी का है, या तो इनमें से आपको कौन सा बताना कि इनमें से कौन सी कविता जो वो आँखी गीत से नहीं लिया गया है, इनमें से कौन सी कविता एक मौनी फूल की नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसके अलावे जो कविता संग्रह है उससे संबंधित आपके प्रकाशन, कवि, प्रकाशक है ना, और उसकी पहली कविता और अंतिम कविता, तो ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले वीडियो डाल दिया है, पहले सब कुछ बता दिया है। क्लियर हो गया? तो इससे ज़्यादा जो वो पूछने के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी हम फिर वही बोलेंगे, अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो हम कोशिश करेंगे, अगर ये सारी चीज़ें अगर पहले समाप्त हो जाता है और मेरे पास समय बचा तो हम कविताओं को डिटेल में भी जाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये संभव तो कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दुनिया पलटलो पूर्णाचार, ये है एक मौनी फूल से लिया गया कविता है। दुनिया पलटलो पूर्णाचार, यहाँ दुनिया है ना, दुनिया पलटलो पूर्णाचार। तो ये जो वो एक मौनी फूल से लिया गया है, ना कि आँखी गीत से। तो ऑप्शन डी जो वो गलत है, बाकी की ऊपर के 3 कविता जो है वो एक आँखी गीत से लिया गया है। अगला सवाल है, एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है? सत्यक टांगे लागल है, हम रोपली धान और मानुष खोजे है आइजो आपन रास्ता, ये तीनों कविता जो वो आँखी गीत से लिया गया है और जिसको पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि टीभी प्रचार ये जो है लिखा गया एक मौनी फूल का कविता है। एक मौनी फूल का ये कविता है टीभी प्रचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है? एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है? एखनू रात बाकी है, आज फूल के डूबे है सूरज और आज आकाशें नतून मेघ, ये तीनों कविता जो वो आँखी गीत से लिखा गया है। जबकि एखन 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी नाय भरे, ये लिखा गया है एक मौनी फूल से, और यह भी कविता जो वो काफ़ी अच्छी कविता मानी जाती है। ये दरअसल बता दें कि यह एक पारिवारिक समस्या के ऊपर लिखा गया एक कविता है, जिसमें से बताया गया कि आज 3 बेटा मिल करके भी एक माता पिता को नहीं खिला पा रहे हैं। जबकि एक ऐसा समय था कि पिता की कम कमाई होने के बावजूद भी वो सभी बाल बच्चे को अच्छे से खिला करके और उनको शिक्षित भी बना दिए। लेकिन वही बेटा आज शिक्षित हो जाने के बाद, नौकरी कर लेने के बाद, एक माता पिता को खिलाने में असक्षम है। और केवल एक नहीं, 3-3 बेटा मिल करके एक माता पिता को नहीं खिला पाते हैं आज के समय में। जबकि वही माता पिता ने सभी बच्चों को कम आमदनी में, कम कमाई में भी सबको अच्छे से पाल पोस करके उन्होंने जो वो बड़ा करते हैं और सोचते हैं कि उनको एक उम्मीद होता है कि बच्चे चलो आगे बढ़ कर के एक अच्छे से कोई नौकरी करेंगे तो अपना जीवन यापन वो अच्छे से। कभी माता पिता अपने स्वार्थ के लिए वो नहीं करते हैं, इसलिए माता पिता स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं बच्चों को कि शिक्षित करते हैं या उन्हें अच्छे जगह पे पहुंचाते हैं कि हमें आगे चल करके सुख सुविधा मिलेगा।
हाँ, हो सकता है कि एक लालसा रहती है कि हाँ भाई, मेरा बेटा भी अगर अच्छा बनेगा तो थोड़ा सा हमें कठिनाई का जो सामना करना पड़ा है वो कम करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। एकर में कौन कविता आखिरी गीत में नाय है? आजो झारखंडे ओहे होवे है, जखन पंडिते हाथें भाषा भार और नाच बांदर नाच रे। ये तीनों कविता जो वो आखिरी गीत से लिया गया कविता है। जबकि जे रक्षक से भक्षक, यह भी कविता जो वो काफ़ी अच्छी कविता है, एक मौनी फूल से लिया गया एक कविता है। यानी जो रक्षक है वही भक्षक है। कई बार होते हैं ना, जंगल में आपने क्या है कि फॉरेस्टर रख दिया, रेंजर रख दिया, और वही वही जो वो पेड़ कटवा रहा है, पेड़ मतलब जंगल को नाश कर रहा है। तो नहीं बोलते कि जो रक्षक सो भक्षक, जो जिसको ज़मीन हम उगरने के लिए रखे हैं वही पता चला कि वही जंगल कटवाने में सबसे बड़ा योगदान उसी का दिख रहा है। और ये देखा भी गया है कि ज़्यादातर जंगल काटने में या पूरा ख़त्म करने में जो सबसे ज़्यादा हाथ होता है वो वहाँ के रेंजर और फॉरेस्टर वगैरह का होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एकर में कौन कविता आखिरी गीत में ना है? तो हम पकिया लाल रंग, हम आर ऊ और हमरा के भूल्ले है कान्हा, ये तीनों कविता जो वो आखिरी गीत से ली गई है। जबकि मर्दानी कविता जो वो एक मौनी फूल कविता संग्रह से लिया गया कविता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। एकर में कौन कविता आखिरी गीत में ना है? तो नाच मुंडरी नाच गे, ठीक है, एक है नाच बांदर नाच रे, वो भी है, और नाच मुंडरी नाच गे, तोर आसें बांध घाटें और ईटा एगो तपस्या, ये तीनों कविता आखिरी गीत से लिया गया है। जबकि हामे जे लागों घर भतुआ, हामे जे लागों घर भतुआ, यह कविता जो वो एक मौनी फूल से लिया गया एक कविता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एकर में कौन कविता आखिरी गीत में नाय है? एकर में कौन कविता आखिरी गीत में नाय है? तो धीरे धीरे बोल सखी सांप बन काटे जे, और बैसाख मासेक थकल पथिक, बैसाख मासेक थकल पथिक, ये तीनों कविता जो वो आखिरी गीत से लिया गया है। जबकि सरस्वती मायक घरें, सरस्वती मायक घरें, यह कविता जो वो एक मौनी फूल से लिया गया कविता है। तो सरस्वती मायक घरें, यह जो वो एक मौनी फूल से लिया गया कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन कविता आखिरी गीत में ना है? 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम, जोदी खोजा मान, जोदी खोजा मान, और तोरा देख के डरे होवे है मने, तोरा देख के डर होवे है मने, ये तीनों कविता जो वो आखिरी गीत से लिया गया है और ये पानरी जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि पपीता खेती, यह कविता जो है वो एक मौनी फूल पुस्तक में शामिल कविता है। पपीता खेती किससे लिया गया है? तो एक मौनी फूल कविता संग्रह से लिया गया कविता है। क्लियर हो गया? एकर में कौन कविता आखिरी गीत में ना है? आज हमर मने परल, पूर्व दिगे सूरज उठल, और आज हमर काम शेष, ये तीनों कविता जो है वो पानरी जी के द्वारा लिखा गया है और ये सभी आखिरी गीत में शामिल है। जबकि हामनिक बोन झार संग नाता, यह एक मौनी फूल की कविता है। हामनिक बोन झार संग नाता, यह एक मौनी फूल की कविता लिखा गया है। क्लियर हो गया? एकर में कौन कविता आखिरी गीत में ना है? तो माए कृपे आज हमर पूर्ण, ऐसन पहर के टैके हमर डहर, ऐसन पहर के टैके हमर डहर, और हाय हम ललकते रहली, हाय हम ललकते रहली, ये कविता आपको जरूर याद रखना है। हाय हम ललकते रहली क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बता दें कि ये तीनों कविता जो है वो पानरी जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि चाsak छुआ भेला बबुआन, ये ऑप्शन डी में जो है ये कविता जो वो एक मौनी फूल से लिया गया कविता है। हाय हम ललकते रहली की अगर बात किया जाए तो इस कविता में पानरी जी ने अपने जीवन के बारे में इस कविता में जो वो शामिल किया है। तो हो सकता है कि सवाल ये पूछ ले कि पानरी जी के द्वारा अपने जीवन के बारे में किस कविता में जो वो शामिल किया है या अपने जीवन के बारे में किस कविता में बताया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाय हम ललकते रहली। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। एकर में कौन कविता आखिरी गीत के कविता संग्रह लागे? तो आखिरी गीत क्या है? कली फूले गाछ वृक्ष हासे और विधवा, ये दोनों कविता जो वो आखिरी गीत कविता संग्रह से लिया गया है। तो बता दें कि इस प्रकार से हम लोगों ने 71 कविता अभी हम लोगों ने देखा। क्लियर हो गया? तो ये 71 कविता आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ हमने कहाँ तक अंतिम कहाँ तक एक मौनी फूल का अंतिम कविता कहाँ देखा? चाsak छुआ भेला बबुआन। तो चाsak छुआ भेला बबुआन बता दें कि यह
एक मौनी फूल का ये 23वां कविता है। इसके अलावे एक मौनी फूल में बड़ी मायर, ऐसो हते बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास, तेल मालिश, मुदा दागटा रही जाए, धान चोरी, ई बच्छर हते दादा शादी, विपत भेलो भारी और विदाई। इसके अलावे ये कुछ कविताएं था जो कि बच गया था, है ना। 8 कविताएं ये बच जाता है। ये सारे 8 कविता हमने आपको बता दिया। तो ये इस प्रकार से 31 कविता जो वो एक मौनी फूल में है, और 71 कविता हम लोगों ने आंखिक गीत का कविता हम लोगों ने सब कविताओं को एक एक करके पूरा डाटा हमने देख लिया। अब चलिए एक्स्ट्रा कुछ सवालों को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अब आपके 70 प्रश्न बचते हैं, और 70 प्रश्न आपको एक मौनी फूल के अंदर से प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। तो ये आपके मोटा मोटी एक आंखिक गीत का जो पुस्तक का हाईलाइट था वो हमने देख लिया, और कविताओं के बारे में हमने देख लिया। अब शुरू करते हैं 31वें सवाल से। एकर में कौन कविता आंखिक गीत कविता संग्रह ला गए? अब बताइए कि इनमें से कौन सी कविता? ये तो हमने देख लिया, है ना। काली फूले गाछ, बिरिछ हाँसे और विधवा, ये दोनों तो है ही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज हमर गीते देसे कविता में डारी डारी पाते पाते कारके परते विभक्ति लागल है। तो देखिए यहाँ पे आज हमर गीते देसे में यहाँ पे एक शब्द एक यहाँ पे सेंटेंस प्रयुक्त हुआ है, डारी डारी पाते पाते। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कारक प्रत्यय का विभक्ति लगा हुआ है। ठीक है, तो डारी डारी यानी डाली डाली में, पाते पाते में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी अधिकरण कारक इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। डारी डारी पाते पाते यानी चारों दिशाएं। यहाँ पे डारी डारी पाते पाते का अर्थ क्या है? चारों दिशाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी अधिकरण कारक। और कारक आपने अच्छे से पढ़ रखा है, जहाँ पे कर्ता कारक हो वहाँ पे ने विभक्ति लगता है, लेकिन ने विभक्ति ये हिंदी में लगता है, खोटा में ए विभक्ति लगता है। जैसे हम बोलते हैं कि राम ने रावण को मारा, या तो जैसे बोलते हैं कि मंगरा भात खाए रहा है, या तो मंगरा बुधना के मार ले। तो यहाँ पे जब हिंदी खोटा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मंगरे खोटा मंगरे बुधना के मार ले, मंगरे। तो इस तरह से लिखेंगे, मंगरे बुधना के मार ले। तो यहाँ पे ए विभक्ति दिखेगा, है ना, ये। तो ये जो होता है वो कर्ता कारक के साथ लगा होता है। कर्म कारक के साथ को लगा होता है, जैसे जिसके ऊपर में कर्म का प्रभाव पड़ता है। संबोधन कारक क्या होता है? अरे, है ना, जैसे अरे, ओ, ओह, ये सभी जो होता है वो होता है हिंदी में, लेकिन हम लोग खोटा में कौन कौन सा यूज करते हैं? अगे, अगो, अगे, अगो, एहो, एहे, अहो, एहे, एहो, ये सभी जो वो खोटा में हम लोग जो प्रयोग करते हैं संबोधन कारक में। अधिकरण तो पहले हमने बता दिया, जहाँ पे में या पर लगा हो, जैसे पेड़ में चिड़िया या पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो पेड़ पर यहाँ पे क्या है? पर या तो फिर में लगा हो तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। ठीक है, करण कारक कहाँ होता है? तो करण कारक जहाँ पे करण कारक वहाँ होता है जहाँ पे साधन या तो फिर उपकरण के बारे में बात हो। जैसे किसी हम जैसे बोले कि मंगरा बस से रांची जा रहा है, तो बस से जा रहा है, तो से वहाँ पे क्या हुआ? करण कारक का विभक्ति चिन्ह हुआ, और बस क्या हुआ? तो बस जो वो करण कारक हुआ, क्योंकि वहाँ पे साधन के रूप में बस दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले देखा है। आज हमर गीते के देशे आँखिक गीत के कईवां गीत हके। तो आज हमर गीते के देशे जो आँखिक गीत का जो वो पहला कविता है ना, इसका पहला कविता है। क्लियर हो गया। और अंतिम कविता कौन सा है? अंतिम कविता विधवा है। अंतिम कविता विधवा है। चलिए, आज हमर गीते के देशे फेटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल। ये कविताएं सुधे शब्द के कौन माने सही है? तो यहाँ पे सुधे शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ क्या होता है? छुच्छे, सिर्फ या तो फिर खाली। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। आज हमर गीते के देशे कविताएं प्रकृति चित्रण में कौन ऋतु वर्णन है? तो बता दें कि आज हमर गीते के देशे कविता में प्रकृति चित्रण में किस ऋतु का प्रयोग किया गया है? तो बसंत ऋतु का चर्चा जो वो यहाँ पे किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आज हमर गीते के देशे कविताएं कौन ककरा संदेश भेजा है? तो प्रेमी प्रेमिका को संदेश जो वो भेजता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमर गीते के देशे कविताएं प्राण प्रिया कौन रूप में बैसल हिक? तो आज हमर गीते के देशे यहाँ पे कविताएं प्राण प्रिया कौन रूप में बैसल हिक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदास भाव में बैसल हिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। घूर घूर केकरा देखे आँख कौन किताब कर कविता लागे? तो घूर घूर देखे
ककरा देखे आँख, यह जो वो आँखी गीत से ही लिया गया है कविता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सिंगल इस तरह से प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। घूर घूर ककरा देखे आँख में केकर मनोदशा कर वर्णन करल गेल है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिरहनी के। बिरहनी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बिरहनी के यहाँ पे मनोदशा देखल गेल है। एखनो पूर्वेक गालेक लाली कविताएं वाल्मीकि और महाभारत पर कर बारे में कवि लिखल है, तो वहाँ पे लिखें कि यह पहरेक दृश्य में वाल्मीकि कंठे उदनिकास गीत फूटल, दुशासन के चीर हरण कर बात यहाँ पे होल है, और सकनी मामक गीत फूटल रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि करिया काजरे घर से कविता कौन किताब से लेल गेल है, तो करिया काजरे घर से यह कविता जो वो आँखी गीत से लियल गेल कविता लगे। करिया काजरे घर से गीत कौन भाव व्यक्त हो भेल है, तो करिया काजरे घर से इस कविता में कौन सा भाव जो वो व्यक्त हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यथार्थवादी। अब सवाल उठता है कि यथार्थवादी होता क्या है, तो देखिए पहले हमने बताया है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें से छायावादी, यथार्थवादी, जनवादी, है ना। यथार्थवादी को रियलिज्म बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रियलिज्म बोला जाता है, यानी जो रियल से जुड़ा हुआ यथार्थ हो। तो कहता है कि यथार्थवाद की अवधारणा जो वो 20वीं शताब्दी के आदर्शवाद अवधारणा के विरुद्ध में आया था। यथार्थवाद की अवधारणा जो वो आदर्शवाद के विपरीत आया था। ठीक है, यथार्थवाद होता क्या है, तो यह विचारधारा वस्तु के अस्तित्व को ही जो वो यथार्थ मानती है। क्लियर हो गया, इसकी क्या विशेषताएं होती है जी, तो बोलता है कि प्रत्यक्ष जो है वो भौतिक जगत को ही जो वो वास्तविक मानता है, यानी व्यक्ति जो कुछ देखता है अथवा अनुभव करता है वही सत्य, मतलब ज्ञान जो वो सत्य मानता है, उसी को सत्य मानता है। यानी यथार्थवादी में जो वो रियलिज्म को सही, मतलब जो हम देखते हैं उसी चीज़ को हम मानते हैं, बाकी की चीज़ें हम नहीं मानते। जैसे नहीं बोलते कि तोर कहल पर हम ना मानबो, हम जब तक देखबो ना तब तक हम विश्वास ना करबो, यानी कल्पना को ये स्वीकार नहीं करते, ये कल्पना को नहीं मानते, ये क्या कि वास्तविकता को मानते हैं। वस्तु जगत में अनियमितता को अस्वीकार करते हैं, ये प्रयोग पर अधिक बल देते हैं। जो यथार्थवादी चित्रण होते हैं वो प्रयोग पर अधिक बल देते हैं, और मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर अधिक बल देता है, यानी जो वर्तमान में चल रहा है उन चीज़ों पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये कुछ जो वो इसके प्रमुख अगर बात किया जाए तो इसकी विशेषताएं हैं यथार्थवादी शैली की। इसके अलावे कुछ कुछ और शैलियाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जनवादी या छायावादी, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है छायावादी। तो छायावाद क्या होता है, छायावाद कहता है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो वो एक मुकुटधर पांडे थे उन्होंने प्रयोग किया था, इसका सबसे पहले एक निबंध के रूप में इसका जो छायावाद शब्द का जो वो सबसे पहले प्रयोग किया था। और साथ ही साथ याद रखेंगे छायावाद को जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है छायावादी को। इसकी विशेषताएं क्या होती है छायावाद काव्य की, तो व्यक्तिवाद की प्रधानता देखने को मिलेगा, मानवतावाद देखने को मिलेगा, प्रकृति का चित्रण मिलेगा, श्रृंगारिकता मिलेगा, रहस्य कुछ देखने को मिलेगा, नारी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण देखने को मिल सकता है, स्वतंत्रता, देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, आदर्शवाद, प्रतीकात्मकता, ठीक है, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली, मुक्त छंदों का प्रयोग होता है। ये कुछ जो वो चर्चित आपको विशेषताएं हमने बता दिया कि जो कि छायावादी शैली की ये विशेषताएं हैं। क्लियर हो गया। तो बाकी के जनवादी यानी जो जनवादी आपके कह सकते हैं कि विचारधारा, इसके बारे में भी हमने बात किया है। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने क्या कि एक एक करके सभी पॉइंट बाय पॉइंट हमने देखा है कि क्या होता है छायावादी। और ये सभी चीज़ें तब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उस कविता को अच्छे से नहीं पढ़ा है। जब तक आप उस कविता को नहीं पढ़ें तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कविता में किसका चित्रण हुआ है, सो वास्तविकता का हुआ है या काल्पनिक चित्रण है या प्रकृति से संबंधित चित्रण हुआ है, तो वो कैसे बता पाएंगे जब तक आप कविता नहीं पढ़ेंगे तब तक। तो इसके लिए क्या है कि आपको गहराई से कविता का ज्ञान होना चाहिए, तभी ये चीज़ें आप स्पष्ट रूप में जान पाएंगे। क्लियर हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। खोटा प्राण प्रतिष्ठा ककर माने खोटा प्राण प्रतिष्ठा, इसका माने यहाँ पे क्या बताया गया है,
तो खोटा का प्राण प्रतिष्ठा यानी यहाँ पे बताया गया है कि खोटा पढ़ाई शुरू होना। खोटा प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पे जो अर्थ बताया गया वो क्या बताया गया है, खोटा की पढ़ाई की शुरुआत। ठीक है, पहले जो था वो खोटा में क्या है कि साहित्यिक रचनाएं कुछ कुछ होती थी, और भी चीज़ें हुई है, लोग बोलते थे, बोलते बोलते चालते थे, कुछ कुछ रचनाएं हुई, और भी कई चीज़ें थी। भाषा के रूप में धीरे धीरे लोगों ने डिमांड किया कि नहीं भाई जो वो इसे भाषा के रूप में देना चाहिए। लेकिन कब होता है भाषा के रूप में, लेकिन खोटा की पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है, ये सवाल ज़्यादा उठता है कि पढ़ाई की शुरुआत इसमें जो वो कब होता है, स्कूल में, विद्यालयों में इसकी शुरुआत जो पढ़ाई के रूप में कब से होता है। तो खोटा प्राण प्रतिष्ठा कौन करल हलत, तो खोटा के प्राण प्रतिष्ठा करल हलत अनुज कुमार धान। तो ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, अनुज कुमार धान कौन थे ये, तो बता दें कि ये उस समय रांची विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे। कौन थे, तो रांची विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। ठीक है, कब इन्होंने किया था स्थापना, तो उसके बारे में आगे हम सवाल में देखते हैं। खोटा प्राण प्रतिष्ठा कौन बछरे हेलल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1984 में। 1984 में जो वो इसकी शुरुआत होती है, 1984 में इसकी जो वो शुरुआत होती है। तो आप देखा जाए तो काफ़ी पीछे यानी काफ़ी बाद से जो वो खोटा की जो पढ़ाई की शुरुआत जो मानी जाती है 1984 में। तो ये माना जाता है कि खोटा प्राण प्रतिष्ठा यानी एक नियमित रूप से कक्षाएं यानी पढ़ाई की शुरुआत होती है जो खोटा में, वो 1984 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, बाकी की ऐसा नहीं कि उसके पहले में खोटा का प्रयोग नहीं होता था या इसमें रचनाएं नहीं होती थी, लेकिन वास्तविक रूप में नियमित रूप से जो कक्षाएं या तो स्कूलों में, विश्वविद्यालय वगैरह में जो नियमित रूप से पढ़ाई शुरुआत होती है वो इस रूप में होता है, जो एक बोलते हैं ना कि अधिकृत रूप में, एक ऑफिशियल के रूप में जो होता है। अनुज कुमार धान उपहर रांची विश्वविद्यालय की रहत, तो उस समय वो क्या थे, कुलपति थे। रांची विश्वविद्यालय के क्या थे, कुलपति थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। वो तो ई धरती एगो रंगे डूबल सियार, हियाँ रंगे डूबल सियार केकरा कहल गेले। तो यहाँ पे यह रंगे डूबल सियार यह बाहरी लोगों को बोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खोटा हाय खोटा कविता केकर लिखल लागे, तो खोटा हाय खोटा यह जो वो पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया एक मणि फूल बोलते हैं, आंखिक गीत से लिया गया है ना, आंखिक गीत से लिया गया कविता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, कविताएं कौन भाव के देखवल गेल है, तो बता दें कि ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई। अगर बताएं कि इसमें से कौन से विचारधारा या कविता में कौन सा भाव जो वो दिखाया गया है, तो इसमें यथार्थवादी भाव जो वो दिखाया गया। और यथार्थवादी के बारे में आपको हमने बता दिया कि इसका क्या होता है यथार्थवादी और क्या होता है आपको छायावादी, ये दोनों चीज़ें हमने बता दिया है। तो जो व्यक्ति जो कुछ अपना अनुभव करता है, जो कुछ अपने से देखता है, उसी को जो वो यथार्थवादी यानी यथार्थ, रियलिज्म पहले हमने बता दिया, इसका नाम ही रियलिज्म होता है। तो रियलिज्म उसी के बारे में यहाँ पे। अब जैसे देखिए, अगर हम क्या है कि अपने जीवन अभी जो भी अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो उसमें से कई ऐसी घटनाएं जो कि हम अपने आँखों से देख रहे हैं या चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, सुन नहीं रहे हैं, हम अपने आँखों से देख रहे हैं, उस चीज़ को हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में देख रहे हैं, तो उसी को हम क्या है कि यथार्थ मानते हैं, है ना, उसी को हम क्या है रियल मानते हैं। बाकी की चीज़ें इमेजिन तो बहुत कुछ किया जा सकता है, तो वो इमेजिन जो भी होता है वो सभी छायावादी किस्म में आते हैं। ठीक है, जबकि जो रियलिज्म होते हैं वो वास्तविकता जो होते हैं वो वास्तविकता सभी जो वो इसमें आता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न आपको कई देखने को मिलेंगे। ये गीत में कुकुर केकरा कहल गेले, तो बता दें कि लोभी, दलाल और लौठा, ये सभी लोगों को जो वो यहाँ पे कुकुर बोला गया। ये कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, ये कविता में। अगला सवाल है, कांखे पानी मोड़े पानी गोटे देही पानी पानी, पानी पानी गे धानी जिया पानी पानी, ये कविता कर टोना लिखल हके। तो यह बात बता दें कि यह कविता जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो कांखे पानी एक कविता लिखा गया है जो कि पांडुरी जी के द्वारा आंखिक गीत में ही शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगला सवाल पे। नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर छुछनी साग हमर खातिर माछ रे। यहाँ पे बात किया गया, काफ़ी अच्छा व्यंग्य किया गया। यहाँ से भी प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में।
नाच बांदर नाच रे, यहाँ पे बांदर शब्द का जो प्रयोग किया है पांडुरी जी ने, वो यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए जो बांदर शब्द का प्रयोग किया है। और बांदर नचावे वाला कौन है? तो बाहरी लोग है। आज भी ऐसा ही हो रहा है कि बाहर के लोग आकर के हम लोगों को नचा रहे हैं और हम लोग आज भी जो वो नाच रहे हैं। आज भी हम लोग अपना वास्तविकता जो वो अपना जो होता है ना कि अपना वास्तविक ताकत जो वो आज तक हम लोगों ने कभी महसूस ही नहीं किया है कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। हम अपनी पहचान आज तक हमने उस तरह से ला ही नहीं पाया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाच बांदर नाच रे, तो मोर चाहे बाँच रे, चाहे मरो या बचो, लेकिन तुमको जो है वो तो करना पड़ेगा। तोर खातिर सुसनी साग, यानी सुसनी साग, यहाँ पे एक साग के बारे में बात किया है। और हमर खातिर माछ रे, यानी तेरे लिए जो भी मिल रहा है रूखा सूखा वो लो, हम तो अपना के लिए अच्छा अच्छा लूट ही रहे हैं। तो वही चीज़ हो गया। आप कोयला कारखाना में मजदूर के रूप में काम करते रहिए, वहाँ पे जो ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं वो अपना डेली का वो अपना लाखों करोड़ों रुपया लूट रहे हैं। आप जो वो मजदूर के रूप में दिन भर खट रहे हैं कोयला के नीचे में। कोयला अगर ज़मीन धंसता है तो आप वहाँ पे मर रहे हैं। तो वही है, मोर चाहे बाँच रहे, मर भी रहे, ऐसा चीज़ है। साथ ही साथ कई ऐसे कारखाना है जिसके बगल में वहाँ के लोग जो वो एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो गए। कई जगह है कि उसके कारण से प्रदूषण का आज भी प्रदूषण का शिकार वो हो रहे हैं। और कई लोग वहाँ के लोग जो वो अपाहिज हो रहे हैं, कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही है। तो उससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? फ़ायदा जो वो वहाँ के यहाँ के आकर के बाहरी लोग उठा करके जा रहे हैं। तो इसके बारे में जो वो पांडुरी जी ने काफ़ी अच्छा चित्रण जो वो इस कविता के माध्यम से किया है। अगला सवाल है, नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माछ रे। ये कविता कौन टा किताबें छपल है? तो यह जो वो आँखी गीत किताबें छपल है। हम और ऊ कविता ककर लिखल लागे। तो हम और ऊ यह कविता जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो वो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया कविता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्रीनिवास पानुरी। भावला गाछे आम फरल, आम गाछे नीम, ई कविता ककर लिखलत। तो यह कविता जो वो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। आपन भाषा सहज सुंदर, बुझे गीदर बुझे बांदर, इटा केकर भयंता लागे। तो यह बात जो किन्होंने बोला है? तो पांडुरी जी के द्वारा यह बात जो वो बोला गया है। आपन भाषा सहज सुंदर, बुझे गीदर बुझे बांदर। सही बात है कि अपनी भाषा जो होती है वो सबसे अच्छा होता है, जिसको सहजतापूर्वक कोई भी सीख सकता है। एक बच्चा भी यहाँ के जो वो सीख सकता है ना। तो ये सारा चीज़ बताया गया है। विधवा सभेक दुर्दशाक बखान कौन कविता में करल गेल है? तो विधवा सभेक दुर्दशाक बखान कौन कविता में करल गेल है? तो विधवा कविता का नाम ही है, जो कि इस आँखी गीत की अंतिम कविता है ना। आँखी की गीत ये शीर्षक है, इसका अंतिम कविता जो वो विधवा है। तो ये नाम भी आपको याद रखने है ना, ऑप्शन डी। और पहला क्या है? आज हमर गीतिक देश है, जो वो इस कविता संग्रह की पहली कविता है। यदि खोजा मान तो करे हो तो नीज के दान, यानी अगर आपको मान चाहिए तो आपको खुद को जो वो दान करना पड़ेगा। यदि खोजा मान तो करे हतो नीज के दान, एक कविता ककर कहन लगे। तो यह बात जो वो पांडुरी जी के द्वारा बोला गया है। अगला सवाल है कि खोठाएं छायावादी भावे कविता कौन किताबें श्रीनिवास पांडे राखल है? तो बता दें कि छायावादी भाव की ज़्यादातर कविताएं जो वो आँखी गीत में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्रीनिवास पांडे के खोठा वाल्मीकि कौन हिंदी कवि कहल हलत? तो बता दें कि खोठा के वाल्मीकि जो वो सबसे पहले कह करके हिंदी के एक कवि थे, जिनका नाम था रामदयाल पांडे। रामदयाल पांडे ने ही इन्हें सबसे पहले जो वो खोठा के वाल्मीकि कह करके संबोधित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रामदयाल पांडे ने। एक सवाल यहाँ से और बनता है कि सबसे पहले श्रीनिवास पांडे को खोठा के जैसे बोलते हैं कि भीष्म पितामह है ना, खोठा के भीष्म पितामह का करके किसने संबोधित किया था सबसे पहले? तो बता दें कि विश्वनाथ दशौंधी राज ने, है ना, दशौंधी राज ने जो वो सबसे पहले पांडुरी जी को जो भीष्म पितामह कह करके संबोधित किया था। तो इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखने, खोठा के नागार्जुन के नाम से, खोठा शिष्ट साहित्य के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कई अलग अलग उपनामों से ये जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावे और भी कई उपनामों से इन्हें जो वो जाना जाता है। अगर बात करें इनके उपनामों की, तो जैसे अक्षय बोर के नाम से भी जाने जाते हैं, खोठा शिष्ट साहित्य के जनक, खोठा के पुरोधा के नाम से भी जाने जाते हैं,
खोटा के नागार्जुन, कवि जी के नाम से। बता दें कि इनका जो जन्म जहाँ पे बरवा अड्डा में हुआ था, तो बरवा अड्डा में इन्हें कवि जी के नाम से सभी कोई बुलाते थे। अगर आप बरवा अड्डा जाते और बोलते कि कवि जी का घर कौन सा है, तो आपको सभी कोई लेते जाते कि पांडुरंग जी का घर कहाँ पे है, वो आपको दिखा देते। तो उस समय इतनी प्रसिद्धि थी पांडुरंग जी की कवि जी के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आज हमर गीतेक देशे कविता कौन किताबें आयल है। तो आज हमर गीतेक देशे यह कविता आँखी गीत कविता में आया हुआ है, संग्रह में, किताब में। आँखी गीत कर नाम के भावे माने की कहल गेले। तो आँखी गीत जो नाम है, इसके भाव का माने क्या बोला गया है। तो आँख ले फुरछायल भाव, है ना, आँख से फुरछायल भाव इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी 62 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एखन पूर्वे गाले लाली ककर लिखल हके। तो एखन पूर्वे गाले लाली, यह बात जो वो, यह कविता जो वो पांडुरंग जी के द्वारा लिखा गया है। सत्य के असत्य घरे पानी भरे की माने भेले। तो सत्य के घर में सत्य के असत्य घरे, यानी जो सही लोग हैं वो गलत घर के में जो वो एक काम कर रहे हैं। ठीक मान करके चलिए, ये काफ़ी अच्छा चीज़, काफ़ी अच्छा बात बोला गया है कि आज बेईमान सबके चलती रहे चलते क्या है कि बेईमान के घर में जो ईमानदार लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और ईमानदार रहते हुए भी वो बेईमानी के अंदर में वो काम करते हैं, और उसी तरह से वो आंख बंद करके सब कुछ देख करके रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण से। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सखी तोर रूपेक सोर कविताएं कवि सखी संबोधन ककरा करल हत। तो यहाँ पे पूछा गया कि सखी तोर रूपेक सोर, इस कविता में सखी संबोधन करके किसको बोला गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकृति के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रकृति के। डॉक्टर अनुज कुमार धान कौन पद से खोटाक प्राण प्रतिष्ठा करल हलत। तो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति पद से उस समय वो उन्होंने जो वो प्राण प्रतिष्ठा किया था 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या था, खोटा की पढ़ाई की शुरुआत। नटशाला और पटशाला कर माने की हव है। तो नटशाला का अर्थ होता है नचनी शाला, यानी नचनी जहाँ पे नाचने गाने का स्थान हो, और पटशाला होता है जहाँ पे सिनेमा घर हो, उसको पटशाला कहा जाता है। तो वही नहीं बोला गया था हम देख ले ही सब शाला के, यानी ये सभी चाहे वो नटशाला हो पटशाला हो, ये सभी चीज़ें यहाँ पे बात किया था पांडुरंग जी ने। अगला सवाल है कि आज हमर मने जागे कविता में कौन समुदाय के स्टार्टअप करल गेले, यानी समर्थन किया गया है। स्टार्टअप का अर्थ होता है समर्थन, इसका अर्थ क्या होता है जी, समर्थन होता है। तो किसका समर्थन जो वो पांडुरंग जी ने इसमें से इस कविता में किए, तो किसान और मजदूर के समर्थन में पांडुरंग जी जो वो दिखते हैं इस कविता में। कौन सुंदर एक पूजे तो है, कविता कौन किताबें आयल है। तो यह आँखी गीत में आया हुआ है और पांडुरंग जी के द्वारा लिखा गया यह एक कविता है। मरुक देशे मनेक पाखी कविता कौन भाव शिल्पे कविता हक है। तो बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छायावादी किस्म के। मरुक देशे मनेक पाखी, और छायावादी वही होता है प्रकृति चित्रण आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नारीवाद समस्या के ऊपर लिखा जाता है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें से दिखाया जाता है, जैसे नारी प्रेम, सौंदर्य का चित्रण, स्वतंत्रता, देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना आदि चित्रणों का प्रयोग जो वो यहाँ पे किया जाता है इसमें से। साथ ही साथ हमने प्रगतिवाद बताया था, प्रयोगवाद बताया था, छायावाद बताया था, यथार्थवादी बताया था, वो सभी चीज़ें हमने बताया था कि ये सभी चीज़ क्या होता है। सो ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, और आप उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। काने फूल कविता कैसन रचना, अच्छा ये इसका आंसर हमने बता दिया, इसका आंसर हमने बता दिया छायावादी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। काने फूल कविता कैसन रचना हक है। तो काने फूल या कविता जो वो किस प्रकार की, तो शुद्ध श्रृंगार भाविक कविता लगे, शुद्ध श्रृंगार भाविक कविता लगे। कांखे पानी कविता में कौन अलंकारिक सुंदर प्रयोग भेल है। तो यहाँ पे चार मुड़िया, यहाँ पे किस का प्रयोग जो किया गया है, तो चार मुड़िया यानी श्लेष अलंकार का जो प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, चार मुड़िया अलंकार का। ठीक है, ये खोटा में थोड़ा सा प्रयोग किया गया है, श्लेष अलंकार हो जाएगा। कांखे पानी कविता में कौन खोटक आनक प्रयोग भेल है। तो जीव पानी हवे, आना का अर्थ क्या होता है जी, तो आना का अर्थ होता है मुहावरा, आना का अर्थ होता है मुहावरा। तो यहाँ पे इस कविता में कांखे पानी कविता में कौन से मुहावरा का प्रयोग किया गया है, तो जीव पानी हवेक, जीव पानी हवेक, इसका अर्थ क्या होता है, मुहावरा। अभी हमारा चल ही रहा है, एक पार्ट हमने पढ़ा है, दूसरा पार्ट जो वो जल्द ही आपको इसमें मिल जाएगा।
है ना। तो ये अभी हम लोग जान ही रहे हैं, इसमें से पढ़ ही रहे हैं। तो जीव पानी हवेक यानी इसके बारे में पहले हमने बता दिया कि जीव पानी होना, नहीं बोलते कि जीव पानी पानी होना, ठीक है। या तो कई बार बोलते हैं कि पनिया दलियो। तो देखिए क्या होता है ना कि मुहावरा में थोड़ा सा भी सेंटेंस बदलता है तो उसका अर्थ अलग निकलता है। एक पनियाय दलिय है यानी परेशान कर दिया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशान। जी पानी हवे तो इसका अर्थ अलग निकलता है। तो थोड़ा सा भी सेंटेंस अगर बदलता है तो मुहावरा में उसका अर्थ भी अलग निकलता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, कवि आज हमर मने पड़ल कविता में एक पथिक से कहाँ खोजल हत। तो कवि आज हमर मने पड़ल कविता में एक पथिक से कहाँ भेटल हत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नदी घाटे। नदी घाटे इसका जो सही आंसर हो जाएगा। जागा जागा कविताएं कवि ककरा जागे हाँक देल हत। तो यहाँ पे जागा जागा यहाँ पे किसको कवि जो किसको जगाने की बात यहाँ पे किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोषित पीड़ित चटहारा और सरबहारा व्यगत के। जो शोषित व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको जगाने का प्रयास जो वो पाणिनि जी के द्वारा इस कविता के माध्यम से किया गया है। बता दें कि साहित्यकार केवल एक साहित्य की रचना ही नहीं करते हैं, एक समाज में जो वो मजबूत स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। साहित्यकार अगर जिस दिन वो लिखना छोड़ देंगे तो बता दें कि दुनिया और भी ज़्यादा जो वो संकुचित होकर के रह जाएगा और भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें जो वो और भी फैलता चला जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर हम लोगों को उन चीज़ों से परिचित करवाने का प्रयास करते हैं तो वो साहित्यकार ही करते हैं। नहीं तो हो सकता है कि इन चीज़ों के बारे में हम लोग उतना अच्छा से जानते भी नहीं और ना ही अच्छे से समझ पाते इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि जागा जागा कैसन कविता हकै। तो जागा जागा यह जो कविता किस प्रकार की, तो यथार्थवादी या जनवादी कविता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है। यहाँ पे यथार्थ यानी रियलिज्म की बात की जा रही है। यहाँ पे व्यक्तियों को जगाने का बात किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आंख के सामने जो वो लोगों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग जागिए, नहीं तो आपके साथ। आखिर में ये कब बोलते पांडु जी, कैसे बोलते? जब ये देखते तब। तो नहीं देखते तो आपने कैसे जानते? सपना थोड़े न देखते। तो जो यथार्थवादी जो रियलिज्म है उसी को यथार्थवादी कविताओं के अंतर्गत हम रखते हैं। तो उसी को यथार्थवादी शैली कहा जाता है या यथार्थवादी भाव कहा जाता है या जनवादी विचारधारा बोला जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल है, ई जगते तोर ठोर नाय ई कौन तरुक कविता कौन तरीक कविता हकै। तो ई जगतें तोर ठोर नाय, इसमें से जो बात किया गया यहाँ पे छायावादी किस्म के, यहाँ पे छायावादी शैली में यह कविता जो है वो बताया गया है। तो किस भाव की कविता है? तो यहाँ पे छायावादी इसका सही आंसर हो जाएगा। आजे तोर दर्शन खातिर कौन रसे कविता लागे। तो आजे तोर दर्शन खातिर यह जो वो किस तरह की कविता है? तो यह वियोग श्रृंगार की तरह की कविता है। वियोग श्रृंगार इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आजे तोर दर्शन खातिर कविता में जोवायरेक शोर के की माने हवे। तो जोवायरेक शोर कर माने यहाँ पे हवो हृदयक हलचल की हवो हृदयक हलचल। जोवायरेक शोर मतलब हृदयक हलचल, हृदय का हलचल होना। तोर आहटे में आहट, तोर आहटे में, तो यहाँ पे आहट शब्द है। तोर आहट में, तो यहाँ पे आहटें शब्द में कौन कारक के प्रयोग करल गए? तो यह आहटें, देखिए यहाँ पे अभी हमने बात किया था, है ना, जहाँ पे ए का ये विभक्ति दिखे तो वो क्या होता है जी? आहट में, है ना। तोर आहट में, तो यहाँ पे में या पर हो तो वो अधिकरण कारक कहलाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोर आहट में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अधिकरण कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होशियार रहिया के माने की भेल है। तो होशियार रहिया इसका अर्थ क्या होता है? सावधान रहे, है ना, सावधान रहना। आज आपन के सभ्य कहे है मानुष, आज आपन के सभ्य कहे मानुष कविता कैसन भाविक हके। तो आज आपन सभ्य कहे है मानुष, तो यह यथार्थवादी चित्रण को दर्शाता है, यथार्थवादी भाव को यहाँ पे बताता है इस कविता के माध्यम से। अगला सवाल है कि सभ्य कही की असभ्य तोरा कैसन कविता हकै। सभ्य कही की असभ्य तोरा यह किस प्रकार की कविता है? तो यह कविता भी जो वो यथार्थवादी शैली का विचारधारा का है, यथार्थवादी विचारधारा का यह भी कविता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे ऐसा पता चले कि यहाँ पे लोगों के बारे में बोला जा रहा है,
रियलिज्म को यानी वास्तविक के रूप में बात किया जा रहा है, यहाँ पे कोई काल्पनिक रचना यहाँ पे नहीं किया जा रही, कोई काल्पनिक बातें नहीं की जा रही हो, तो वहाँ पे जो वो यथार्थवादी देखने को मिलता है। अब एक शब्द और आता है प्रगतिवाद। तो बता दें कि प्रगतिवाद की कुछ कुछ विशेषताएं अगर हम बात करें कि प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या होती है, तो बता दें कि प्रगतिवाद में होता है कि शोषकों के प्रति घृणा, क्रांति की भावना, शोषितों का तरुण गान, सामाजिक जीवन का चित्रण, रूढ़ियों का विरोध या आधुनिकता पर बल दिया जाता है, तो वो सभी जो प्रगतिवाद कहलाता है। विश्व समस्याओं का चित्रण होना, तो वो सभी प्रगतिवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है। रहस्यवाद, जहाँ पे कुछ रहस्य के बारे में बात की जा रही हो। छायावादी, वहाँ पे हमने क्या बोला, जहाँ पे प्रकृति चित्रण हो, कुछ काल्पनिक घटनाओं के बारे में वहाँ पे चर्चा हो। जबकि यथार्थवादी क्या होता है, जहाँ पे रियलिज्म यानी वास्तविकता की बात की जा रही हो। तो वो सभी घटनाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से आंसर कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। हालांकि ऐसा प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, एक दो प्रश्न अगर आपको मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा सवाल ऐसा नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा इसमें से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। जय 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 कविताएं कवि कहकर जय 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 जयकार करल रहत। तो जय 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 यहाँ पे कवि जो वो किसकी जयकार करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रभाषा और खोटा भाषा भाषिक। तो उसकी जय जयकार यहाँ पे की जा रही है। आज फूल के डूबे है सूरज, आज फूल के डूबे है सूरज, कैसन कविता हक है। तो यह कविता जो वो छायावादी है। यहाँ पे क्या कि आज फूल के डूबे है सूरज, यहाँ पे एक काल्पनिक यात्राओं यानी प्रकृति के ऊपर में यहाँ पे चित्रण किया गया, प्राकृतिक चित्रण है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छायावादी किस्म का ये कविता कहलाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, के सुनत की कहे भाव भाषे पुटूस, यहाँ पुटूस के ककर प्रतीक रूपे राखल गेल है। तो के सुनत की कहे भावे भाषे पुटूस, तो यहाँ पे पुटूस जो बात किया गया वो किसके बारे में, तो यहाँ पे पुटूस जो वो झारखंडी कवि के बारे में राखल गेल है ना। तो यह किसका प्रतीक रखा गया, तो झारखंडी कवि है उसका प्रतीक जो वो पुटूस रखा गया है। आज आकाशे नतून मेघ कैसन कविता हक है। आज आकाशे नतून मेघ, यह जो वो किस प्रकार की कविता जो वो रखा गया, तो यह प्रगतिवादी या तो यथार्थवादी, या तो प्रगतिवाद या तो फिर यथार्थवाद के रूप में। तो देखिए यहाँ पे प्रगतिवाद नहीं होगा, ठीक है, प्रगतिवाद नहीं होगा, यहाँ पे प्रगतिवाद गलत, यहाँ पे यथार्थवादी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यथार्थवादी। आजो झारखंडे ओहे हव है, कैसन कविता हक है। आजो झारखंडे ओहे हवो है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह की बातें की जा रही है, यहाँ पे वास्तविकता के रूप में बात किया जा रहा है कि आज भी झारखंड में वही चीज़ें हो रही है जो हम पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं, तभी तो वो निर्णय कर पा रहे हैं। ये कैसे बता रहे हैं कि आज भी झारखंड में वही हो रहा है, आखिर में पहले उन्होंने कुछ देखा होगा वैसी घटनाओं को, तब तो जो घटनाएं वास्तविक रूप में उन्होंने चित्रण देखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो यथार्थवादी के रूप में आता है। और यथार्थवादी का हमने क्या बताया था, यथार्थवादी का विशेषता क्या हमने बताया कि इसमें से जो वो प्रत्यक्ष भौतिक जगत को ही वास्तविक मानता है, कल्पना को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है, वस्तु जगत में जो वो नियमितता है उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। इसमें प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है और साथ ही साथ मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर अधिक बल दिया जाता है यथार्थवादी विचारधारा में। कहता कि यथार्थवादी जो है वो दर्शन के अनुसार से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा यानी जो आपने आंख से देखा, जो आपने कान से सुना, है ना, जो आपने अपने इंद्रियों के अनुसार से ज्ञान प्राप्त किया, उसी को जो वो यथार्थ मानते हैं, उसी को हम वास्तविक मानते हैं। तो यथार्थवादी का ये कह सकते हैं कि यही इसमें से जो वो परिभाषा ही है कि यह विचारधारा वस्तु के अस्तित्व को ही जो वो यथार्थ मानती है। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य होता है। व्यक्ति जो कुछ देखता है अथवा अनुभव करता है वही ज्ञान जो वो सत्य है और उसी को यथार्थवादी माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अगला सवाल कि नाच बांदर नाच रे कैसन विचारे रचना लगे। तो नाच बांदर नाच रे यह जो वो किस प्रकार की, तो यह मार्क्सवादी विचार की यहाँ पे कविता है। मार्क्सवादी विचारधारा अगर आपने पढ़ा होगा, ये भले बहुत कठिन टॉपिक का ये कह सकते हैं कि विषय है अपने आप में। अगर आपने
पॉलिटिकल साइंस अगर आपने रखा होगा तो पॉलिटिकल साइंस में आपने ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, है ना। पॉलिटिकल साइंस अगर आपने रखा होगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। वहाँ पे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वहाँ पे आपको इन चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी विचारधारा है वो सभी चीज़ें वहाँ पे हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ऐसे यहाँ पे इन चीज़ों में तो उतना ये सब आता नहीं है, खोटा में ये सब चीज़ें थोड़ा कठिन तो ऐसे भी हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क्सवादी विचारधारा। हमरा भूल्ले है कान्हा कविता कौन भाव रसिक कविता हकै। तो बता दें कि हमरा भूल्ले है कान्हा यह किस प्रकार की रचना है, तो यह श्रृंगार रस की भाव रचना है। ठीक है, तो श्रृंगार रस की रचना हो जाएगा इसका सही आंसर। ईटा एगो तपस्या कैसन कविता हकै। ईटा एगो तपस्या यह किस प्रकार की है, तो यथार्थवादी या तो फिर फिंगाठी किस्म का कविता है। ईटा एगो तपस्या। सांप बन के काटे जे कविता में कवि की कहलत। तो सांप बन के काटे जे यानी सुख दुख जिंदगी सचाए हकै। जे दुख दे है ओहे सुख के कारण बने है। जे दुख दे है ओहे सुख के कारण बने है। दुख के बिना सुख कर कोनो महात्म नखे। आप मान के चलिए कि आज इतना आप तपस्या कर रहे हैं, रात रात भर जग करके पढ़ रहे हैं, आज आप जो वो अच्छा भोजन आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी आप तपस्या करके वो मेहनत लगातार कर रहे हैं। क्यों? आगे चल करके अगर आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं तो कम से कम आगे आपको जो वो कई सारी सुख सुविधाएं जो वो मुहैया करवाई जाएगी और आपको जो वो दुख देखना नहीं पड़ेगा। तो कई बार ऐसा माना गया है ना कि अगर आपने आज सुख देख लिया तो कल आपको दुख देखना पड़ेगा। यानी आज आपने अगर कहीं आराम कर लिया तो बाकी का जीवन आपको जो वो पूरा हराम हो जाएगा, और अगर आपने थोड़ा सा अभी मेहनत कर लिया अभी कुछ दिनों तक तो बाकी जीवन आप आराम से रहेंगे। तो आपको ये निर्णय करना है कि आपको कुछ दिन तक आराम करना है या पूरे जीवन आपको तंग रहना है, परेशान होना है। तो ये आपके ऊपर है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। हाय हम ललकते रहली कविता से कवि की कहलहत। हाय हम ललकते रहली, इसके बारे में पहले हमने बता दिया। कवि जाओ जिंदगी अभावे अभावे रहला। कवि जिंदगी सामान्य जरूरत और मने साध कहियो नाय पूरा भेलन। कवि के जिंदगी सदिन छलते रहले। यहाँ पे कवि जी कहने का प्रयास कर रहे हैं ना कि हाय हम ललकते रहली। ललकते रहली कहने का अर्थ क्या होता है? यानी हमको वो इच्छा था लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए। तो वही बोलते हैं कवि जी की जाओ जिंदगी, यानी जब तक जिंदगी रहा अभाव में ही गुजरा मेरा। आज देखिए कि पांडे जी की रचनाएं इतना ज़्यादा पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रही है। उनके पास आज जो वो उनके पास हर कुछ होता, अगर वो आज यहाँ पे आज अगर कहीं हम लोगों के बीच में होते तो पांडे जी के पास सब कुछ होता। लेकिन वो ऐसे समय पे रचनाएं कर रहे थे जिस समय उनका जीवन जो वो अभाव में गुजरा, काफ़ी गरीबी उन्होंने देखा है। कहते हैं कि कवि की जिंदगी सामान्य जरूरत और मने साध कहियो नाय पूरा भेलन। यानी जो कवि जिंदगी का जो सामान्य जरूरत होता है और मन का साध यानी जो मन की इच्छा होती है वो कभी पूरा नहीं हुआ। कवि के जिंदगी सदिन छलते रहले, यानी हमेशा जो पूरा जीवन जो वो छलते रहना, यानी वो कमी जो वो महसूस हमेशा होता रहा। तो ये सारी बातें जो वो यहाँ पे कवि जी जो पानुरी जी जो वो इस कविता के माध्यम से अपनी जीवन के बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास किए। इसीलिए यह कविता जो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो वो पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते। कली फूलें गाछ वृक्ष हाँसे कविताएं कौन ऋतु उद्दीपन रूपे बखान है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मधुमास। मधुमास के बारे में यहाँ पे चर्चा जो वो किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि कौन कविताएं कवि श्रीनिवास पांडे जी हिंदू सामाजिक विधवा समस्या के बड़ी बढ़िया भावें उठवल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विधवा कविता, जो इस कविता संग्रह की अंतिम कविता भी है। सखी आज तोर आसें कौन भावे कविता लागे। तो सखी आज तोर आसें कौन भावे कविता लागे, तो यह जो वो वियोग श्रृंगार भाव की कविता है। वियोग भाव की श्रृंगार की यह कविता है। अगला सवाल है कि करिया काजरे घर से ई कविता कौन भावे कविता लागे। करिया काजरे घर से यह कविता जो वो किस भाव की कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार भाव की यह कविता है। बाजे ककर नुपुर ध्वनि कौन भावे कविता लागे। बाजे ककर नुपुर ध्वनि यह कौन भाव के कविता लागे, तो यह भी कविता जो वो श्रृंगार भाव की ही कविता है।
ठीक है। तो ज़्यादातर जो वो आपको अगर भाव पूछा जाए या श्रृंगार रस के बारे में पूछा जाए तो ज़्यादातर जो वो श्रृंगार भाव से और शैली अगर पूछा जाए तो ज़्यादातर छायावादी और यथार्थवादी शैली से उनकी रचनाएं जो वो देखने को मिलता है आंखिक गीत में, पांडु जी की रचना में। पेट भर लें काना मरे मारे कनखी, पेट भर लें काना मारे कनखी, नहीं बोलते कई बार कि पेट भर लें तो पोठी तीत वाला कहावत है ना, कि जब पेट भर गया तो कई बार बोलते हैं कि अरे नमक थोड़ा ठीक नहीं है। जब तक भूखा था तब तक पूरा कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं देखेगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। पेट भर गया उसके बाद वो उसमें नुस्खा निकालने के लिए, नुस्खे कुछ कुछ निकालने के लिए शुरुआत कर देंगे कि ये थोड़ा और अच्छा होता, थोड़ा इसमें से ये कमी लग रहा है। तो पहले पेट नहीं भरा था तब तक ठीक है। तो वही बोला गया है पेट भर लें काना मारे कनखी, यानी जब पेट भर जाता है तो आदमी इधर उधर करने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी पांडु जी के द्वारा यह बात जो वो बोला गया है। आज का आखिरी सवाल है जय 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 ई कविताएं केकर जय जयकार करल गेल है। तो जय 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 यहाँ पे इसमें से किसकी जयकार की गई है, इसका आंसर जो वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आई होप यह थोड़ा कठिन विषय अपने आप में माना जाता है, क्योंकि कविता संग्रह को समझना और उससे आंसर कर पाना थोड़ा कठिन तो होता है अपने आप में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसमें से डीपली तो नहीं बताया गया है। फिर भी आपको एक जो संक्षिप्त विवरण की बात किया जाए तो आंखिक गीत से संक्षिप्त विवरण आपको दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक मौनी फूल, जो कि अगला हम लोग कविता जो पढ़ेंगे वो एक मौनी फूल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।